अभी इस घर में मेरी रुखसती को ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था। मैं मेहमानों के हुजूम में खामोश बैठी थी। मोहल्ले की कई औरतें मेरे गिर्द जमा थी। दिल बेहद घबरा रहा था। सब कुछ मेरे लिए अजनबी था, लोग भी, जगह भी और ये घर भी। लेकिन इस लम्हे मेरी परेशानी की वजह सिर्फ यही अजनबियत नहीं थी, बल्कि मेरे जहन में ये कौर फिक्र मुसलसल गर्दिश कर रही थी। इतने में मोहल्ले की एक औरत ने हंसते हुए कहा, अब देखना, मकसूदा सुबह होते ही अपनी बहू को परखेगी और सबको बताएगी कि वो हामिला है या नहीं। इसकी बात सुनकर मैं चौंक उठी, जबकि बाकी औरतें खखा लगाने लगे। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, आंटी, इसका क्या मतलब है? वो मुस्कुराकर बोली, बेटा, मकसूदा को बड़ा तजुर्बा है। वो लम्हों में पहचान लेती है कि कौन सी औरत उम्मीद से है। इसकी यह बात सुनकर यूं महसूस हुआ जैसे मेरे कदमों तले जमीन ही ना रही हो। मेरा नाम इरन है, मेरी उम्र 31 साल है और लोग मुझे बेहद खूबसूरत कहते हैं। अपने मोहल्ले में मेरी खूबसूरती के चर्चे आम थे। मेरी रंगत, आंखें और नखुश सबकी तवज्जो का मरकज बनते थे। मेरे घर में मेरे वालिदैन और एक छोटी बहन है। हम दोनों बहनें अपनी माँ पर गई हैं। अम्मी अपने ज़माने में गैर मामूली हुस्न की मालिक रही हैं। वक़्त और हालात ने अगरचा इनके चेहरे की ताजगी कुछ कम कर दी है, मगर आज भी इनकी शख्सियत में ऐसी दिलकश और वक़ार है जो इन्हें दूसरों से मुनफरिद बनाता है। बचपन ही से मेरा दिल दुल्हन बनने के ख्वाबों में खोया रहता था। कोई मुझसे पूछता कि बड़ी होकर क्या बनोगी, तो मैं मासूमियत से कह देती, मुझे तो दुल्हन बनना है। सुनने वाले मुस्कुरा कर देते और मैं भी हंस पड़ती। इस वक्त कहाँ समझ थी कि जिंदगी सिर्फ ख्वाबों का नाम नहीं होती। मेरे अब्बू की मेन बाजार में अपनी दुकान थी, जहाँ वो फल, चाट और दही बड़े शौक से बेचा करते थे। इनकी दुकान हमेशा आबाद रहती। आती जाती औरतें वहीं बैठकर कुछ न कुछ खा लेती। इसी वजह से कारोबार खूब चलता था। जब हम बाजार जाते तो पहले अब्बू की दुकान पर खूब पेट भर के खाते, फिर खरीदारी का रुख करते। मेरी छोटी बहन मरियम मैट्रिक में थी। हम दोनों बहनों में बेहद दोस्ती थी। एक दूसरे की चीजें बुला झिझक इस्तेमाल कर लेती, कपड़े भी सांझे कर लेते। घर का माहौल परसुकून था। अम्मी और अब्बू की जिंदगी का मोहर हम में ही थे। अगरचे इन्हें बेटी की ख्वाहिश थी, मगर जब कुदरत ने बेटा अता ना किया तो उन्होंने सब्र शुक्र के साथ हमें ही अपनी दुनिया बना लिया और बहुत मोहब्बत से पाला। मैं इन दिनों इंटर के बाद घर ही पर थी और ज्यादातर वक्त अम्मी के साथ गुजरता। अम्मी चाहती थी कि मैं घर के काम सीखूं। वो अक्सर कहती, बेटा, औरत के लिए हुनर खानदारी बहुत जरूरी है। जैसे हांडी रोटी ना आए, इसका घर में होना ना होना बराबर है। इसलिए वो रोज मुझे बावर्ची खाने में बुलाकर कुछ ना कुछ सिखाती। कभी मैं शौक से सीखती और कभी सिर्फ इनकी खातिर खड़ी हो जाती। जब वो मेरी बेदिली महसूस करती तो नरमी से समझाती, इरम, हर काम दिल से किया जाए तो ही समझ आती है, वरना सब ऊपर से गुजर जाता है। मैं हंसकर कह देती, अम्मी, जब वक्त आएगा तो सब खुद ही आ जाएगा। मेरी बात पर वो मुस्कुरा देती। इन्हीं दिनों अचानक अम्मी की तबीयत खराब होने लगी। बेज़ाहिर वो ठीक थी, मगर एक दिन अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। हमारे तो हाथ पांव फूल गए। मैं और मरियम घबराकर रोने लगी। मैंने फौरन अब्बू को दुकान पर फोन किया। वो सब कुछ छोड़कर दौड़े चले आए और अम्मी को हॉस्पिटल ले गए। इनके जाने के बाद घर जैसे सुनसान हो गया था। दिल बेकाबू होकर रो रहा था और अम्मी का यूं बेहोश हो जाना हमें अंदर से तोड़ रहा था। काफी देर गुजर गई, मगर ना अब्बू का फोन आया ना वो वापस लौटे। बेचैनी हद से बढ़ गई तो मैंने दोबारा दुकान पर राबिता किया। फोन एक लड़के अली ने उठाया। अली तकरीबन 6 माह पहले ही अब्बू के पास काम पर आया था। खुश शक्ल, मजहब और पढ़ा लिखा मालूम होता था। थोड़े ही अरसे में अब्बू ने इस पर बहुत एतमाद कर लिया था। जब कभी अब्बू को बाहर जाना पड़ता तो वही पूरी दुकान संभालता। अब्बू इसे बेटों की तरह चाहते थे और अक्सर घर का सौदा सलब भी इसके हाथ भिजवा देते। मैंने घबराई हुई आवाज में पूछा, अली, क्या अब्बू वापस दुकान पर आ गए हैं या इनसे कोई बात हुई है? अभी तक इनका फोन नहीं आया। इसने इत्मीनान से जवाब दिया, नहीं, अभी तक अंकल नहीं आए, मगर मैं मालूम करने की कोशिश करता हूँ, आप फिक्र न करें। इसकी बात ने वक्ती तौर पर मुझे सहारा तो दिया, मगर दिल की बेचैनी कम ना हो सकी। अली ने मुझे तसल्ली देकर फोन तो रख दिया, मगर मेरे दिल की बेकरारी कम ना हुई। एक अनजाने से घबराहट मुसलसल मुझे बेचैन किए हुई थी। हर लम्हा अम्मी का ख्याल जहन पर छाया रहता। दिल तरह तरह के वसवसों में घरा हुआ था।
वक्त जैसे ठहर सा गया था और हर गुजरता लम्हा बोझ बनता जा रहा था। तकरीबन 5 घंटे की तवील और घटन इंतजार के बाद जब दरवाज़ा खुला और अब्बू के साथ अम्मी को अंदर आते देखा तो बेइख्तियार मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने फौरन आगे बढ़कर अम्मी को थाम लिया और लिपट कर रोने लगी। दिल जैसे शुक्राने से भर गया था कि वो खैरियत से वापस आ गई थी। मैं घबराई हुई आवाज में बोली, अम्मी आपने तो हमें डरा ही दिया था, अब तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने क्या कहा है? अब्बू ने मेरी घबराई हुई बात सुनी तो नरमी से बोली, बेटा पहले अपनी अम्मी को सुकून से बैठने तो दो, इनकी तबीयत अभी संभली नहीं है। मैं फौरन आगे बढ़ी, अम्मी का हाथ थामा और इन्हें लॉन्च में रखे सोफे पर बिठा दिया। वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी, जैसे बहुत थक गई हो। मैंने बेचैनी से पूछा, अब्बू आखिर हुआ क्या है? डॉक्टर ने क्या बताया? अब्बू ने संजीदगी से जवाब दिया, तुम्हारी माँ का ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया था, इसी वजह से बेहोश हो गई। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाए हैं और कुछ ताकत की दवाइयाँ भी दी हैं। इनके जिस्म में खून की कमी है और कमजोरी बहुत बढ़ गई है। खुराक का खास ख्याल रखना और दवाइयाँ वक्त पर देना। मैं ज़रा दुकान तक जा रहा हूँ, देखो अली अकेला कैसे संभाल रहा है। मैंने दवाइयाँ लेकर अम्मी के कमरे में रख दी। अम्मी वही सोफे पर नीम दराज हो गई, जैसे बदन में जान ही ना हो। मैंने पूछा, अम्मी कुछ खाएंगी? उन्होंने सिर्फ चाय का कहा, मगर मैंने इनके लिए 2 कबाब तलकर चाय के साथ पेश कर दिए। रात के खाने का जिक्र छेड़ा तो वो बोली, रहने दो मैं बना लूंगी, मगर मैंने साफ इनकार कर दिया। आपने चंद दिन सिर्फ आराम करना है, घर के काम का जिक्र भी नहीं करेंगी। फिर मैंने दाल चावल बनाने का इरादा किया। सबको पसंद भी थे और जल्दी तैयार हो जाते थे। अम्मी चाय पीकर सो गई और मरियम इनके पास बैठकर इनके पांव दबाती रही। आज का दिन मेरे लिए किसी झटके से कम ना था। दिल में अजीब सा खौफ था, जैसे कोई अपना हाथ छुड़ाकर दूर जा रहा हो। चंद ही दिनों में दवाओं और बेहतर खुराक के बाद अम्मी की तबीयत संभलने लगी। मैंने इन्हें कोई काम न करने दिया। मरियम भी मेरा हाथ बटाती रही। एक दिन अम्मी ने मुझे पास बिठाकर प्यार से कहा, मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरी बेटी इतनी समझदार हो गई है। तुमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। उन्होंने मेरा माथा चूमा तो मेरी आंखें नम हो गई। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा। 1 महीना बीत गया और मेरे ट्रेडर के दाखिले शुरू हो गए। मैंने सोचा था कि इस साल दाखिला ना लो, मगर अम्मी ने खुद इसरार करके मेरा दाखिला फूड एंड साइंस में करवा दिया, क्योंकि इन्हें मालूम था कि मुझे इस मजमून से खास लगाव है। मैं बाखदगी से कॉलेज जाने लगी। सुबह रिक्शे से जाती और दोपहर को अब्बू लेने आ जाते। 2 महीने यूं ही गुजर गए। मैं कोशिश करती कि सुबह घर के ज्यादातर काम निपटाकर जाऊं और वापसी पर कुछ देर आराम के बाद रात का खाना खुद बना लो। जिंदगी सादा और पुरसुकून चल रही थी, मगर शायद मुझे खबर ना थी कि एक तूफान मेरी दहलीज पर दस्तक देने वाला था। एक दिन मौसम अचानक बिगड़ गया। कॉलेज में मेरी एक अहम असाइनमेंट जमा करवाने की आखिरी तारीख थी, इसलिए जाना जरूरी था। मगर वापसी के वक्त आसमान पर गहरे बादल छा गए और मौसलाधार बारिश शुरू हो गई। मैं परेशान होकर गेट के करीब आ खड़ी हुई कि अचानक अली नजर आया। वो बाहर खड़ा था, मुझे देखकर इशारे से बुलाया। मैं करीब गई तो पूछा, तुम यहाँ कैसे? इसने बताया, अंकल कुछ मेहमानों में मसरूफ हैं, उन्होंने मुझे आपको लेने भेजा है। बारिश तेज हो रही है, जल्दी बैठ जाए। मैं हिचकिचाते हुए इसकी मोटरसाइकिल पर बैठ गई। बारिश की बूंदें तेजी से बरस रही थी और हम भीगते हुए आगे बढ़ रहे थे। किसी गैर मर्द के साथ यूं पहली बार बैठना मेरे लिए नया तजुर्बा था। दिल में एक अनजाना सा एहसास जगा जिसे मैं समझ ना पा रही थी। मैं जरा फासले से बैठ गई और खुद को बार बार संभालने की कोशिश करती रही। अजीब और गरीब ख्यालात ज़हन में आते और मैं झटक देती। खुद पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि अगर अली मेरे दिल की कैफियत जान ले तो शायद मेरे बारे में क्या सोचे। रास्ते में अचानक अली ने मोटरसाइकिल की रफ्तार तेज कर दी और एक जोरदार झटका लगा। मैं संभल ना सकी और उछलकर इसके साथ जा लगी। दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। मैंने महसूस किया कि वो साइड मिरर में से मुझे देख रहा है। 1-2 बार नजर मिली भी, मगर मैंने खुद को संभालते हुए नजरें चुरा ली। आज का सफर अजीब हद तक तवील महसूस हो रहा था, जैसे रास्ता खत्म होने का नाम ही ना ले। बिला आखिर हम घर पहुंच गए। मैं जल्दी से नीचे उतरी। बारिश के बाद कपड़े जिस्म से चिपक गए थे। मैंने घबराहट में अपना दुपट्टा और लिबास दुरुस्त किया। धीमी आवाज में इसका शुक्रिया अदा किया और तेजी से अंदर आ गई, मगर अंदर आकर भी सुकून ना मिला। दिल में जैसे कोई हलचल बर्पा हो गई थी। एक अनजाना सा अरदाश बार बार पूरे वजूद में दौड़ जाता और मैं कांप उठती। अली का ख्याल बार बार ज़हन में उभर आता।
वो खुश वाजा और खुश इखलाक लड़का था, साफ सुथरा रहने वाला, बावखर अंदाज का मालिक। मगर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो इस तरह मेरे एहसासात पर असर अंदाज हो जाएगा। मैंने खुद को डांटा, समझाया और इन ख्यालात को झटक कर रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ हो गई। लेकिन शायद ये सिर्फ इब्तिदा थी। रात को जब सब काम से फारिग होकर बिस्तर पर लेटी तो वही मंजर आंखों के सामने घूमने लगा। बारिश, मोटरसाइकिल का झटका और इसके करीब होने का एहसास दिल एक अजीब सी कैफियत में डूब गया। मैं घबरा कर उठ बैठी। समझ नहीं आ रहा था कि दिल की दुनिया इतनी तेजी से कैसे बदल रही है। इसका ख्याल अब बुरा नहीं लगता था, बल्कि अनजाने में अच्छा महसूस होने लगा था। आहिस्ता आहिस्ता ये कैफियत मामूल बन गई। जब कभी अब्बू मसरूफ़ होते तो अली ही मुझे लेने आता। वो ज़्यादा बात नहीं करता था, खामोशी से साथ ले जाता और वापस छोड़ जाता। मगर खामोशी के बीच भी जैसे आंखों ही आंखों में बहुत कुछ कहा जाने लगा था। फिर हिचकिचाहट कम हुई और मुख्तसर बातों का सिलसिला शुरू हो गया। रफ्ता रफ्ता हम एक दूसरे के आदी होते गए। कभी वापसी पर कहीं रुककर आइसक्रीम खा लेते, कभी चंद लम्हे बैठकर बातें करते। अनजाने में एक दोस्ती ने जन्म ले लिया था, जिसकी आहट शायद हमें खुद भी पूरी तरह सुनाई ना दी थी। अब अक्सर अली ही मुझे कॉलेज से लेने आने लगा था। कभी कभी हफ्ते में एक आध बार मैं क्लास भी छोड़ देती और इसके साथ चली जाती। हम कहीं बाहर बैठकर बातें करते, वक्त गुजारते। मगर एक दिन जब हम हस्बे मामूली एक पार्क में बैठे थे तो अचानक पुलिस आ गई और तमाम लड़के लड़कियों को वहां से निकाल दिया। इस लम्हे मुझे सख्त शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने वही फैसला कर लिया कि आइंदा कभी इस तरह पार्क में नहीं बैठूंगी और अली को भी साफ मना कर दिया। लेकिन दिल की बेचैनी कम ना हुई। हम दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे से रहने लगे थे। फिर एक दिन अली ने तजवीज़ दी, क्यों ना कल मेरे एक दोस्त के घर चलें। इसकी अम्मी शहर से बाहर गई हुई थी, घर खाली है, हम सुकून से बैठकर बातें करेंगे और फिर मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगा। मैं पहले तो हिचकिचाई, दिल में अजीब सा खदशा था, मगर फिर ना जाने क्यों मान गई। मैंने कहा चाबी ले लेना, फिर देखते हैं। यूं मैंने बगैर ज्यादा सोचे समझे इसके साथ जाने की हामी भर ली। अगले दिन मैं मामूल से कुछ ज्यादा सवर कर कॉलेज के लिए निकली। अम्मी ने गौर से देखा तो पूछा, आज जरा तैयार होकर जा रही हो, कोई खास बात है? मैंने नजरें चुराते हुए बहाना बना दिया, जी अम्मी, एक असाइनमेंट की प्रेजेंटेशन है, इसीलिए। अम्मी ने सर हिला दिया, मगर मेरे दिल में झूठ बोलने की खलश रह गई। बाहर रिक्शा हॉर्न दे रहा था। मैं जल्दी से निकल गई। कॉलेज के सामने उतरकर अंदर जाने के बजाय एक तरफ खड़ी हो गई। कुछ देर बाद अली आ गया और मैं इसके साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर इसके दोस्त के घर पहुंच गई। घर छोटा सा था, 2 कमरों पर मुश्तमिल और वाकई खाली। हम एक कमरे में जा बैठे। वहां पहुंचकर अचानक मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा। दिल की धड़कन इस कदर तेज थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। बातों के दौरान अली ने मेरा हाथ थाम लिया। एक लम्हे की खुरबत ने फासले मिटा दिए और जज्बात की रूह में हम बहते चले गए। हुदूद का ख्याल धुंधला गया और हमारे दरमियान की झिझक टूट गई। जब एहसासात का तूफान थमा तो कमरे में खामोशी छा गई। हम दोनों नजरें चुराते बैठे थे। दिल में एक अनजाने से घबराहट और पेशमानी थी, जैसे हमने कोई ऐसा कदम उठा लिया हो जिसका बोझ अभी पूरी तरह समझ में ना आया हो। अली शदीद शर्मिंदा था, बार बार कह रहा था, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं चाहता था। पता नहीं कैसे जज्बात में बह गया, मगर मैं खामोश थी क्योंकि कसूर सिर्फ इसका नहीं था, मैं भी तो बराबर की शरीक थी। मैंने भी इसे रोकने की कोई संजीदा कोशिश नहीं की थी। मैं फौरन उठी और धीमी आवाज में कहा, मुझे घर छोड़ दो। वो घबरा गया, तुम मुझसे नाराज हो? मैंने नजरें झुकाकर जवाब दिया, नहीं, बस अभी बात नहीं करना चाहती, प्लीज मुझे घर छोड़ दो। वो खामोशी से मुझे घर के सामने उतार गया। चंद लम्हे मुझे देखता रहा, फिर पलटकर चला गया। मैं बोझल कदमों से अंदर दाखिल हुई तो अम्मी सामने बैठी थी। मुझे देखकर बोली, इरम, आज इतनी जल्दी वापस आ गई? मैंने घड़ी देखी तो वाकई वक्त कम था। मैंने फौरन बहाना बनाया, अपनी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए जल्दी आ गई। उन्होंने फिक्र से पूछा, क्या हुआ अचानक? मैंने झूठ कर लिया, शायद ब्लड प्रेशर लो हो गया था, बस घबराहट सी हुई। अम्मी ने मुझे आराम करने को कहा और मैं अपने कमरे में आकर बिस्तर पर गिर से पड़ी, जैसे सदियों की थकन वजूद में उतर आई हो। खामोशी में वो लम्हे बार बार ज़हन में उभर रहे थे। दिल में निदामत का तूफान था, खुद पर गुस्सा आ रहा था, शर्म महसूस हो रही थी, जैसे मैंने कोई बड़ी खयानत कर दी हो। खौफ इस बात का था कि अगर अम्मी अबू को हकीकत मालूम हो गई तो क्या होगा। मैं बेचैनी से कमरे में टहलती रही, खुद को मिलामत करती रही।
अगले दिन कॉलेज ना जा सकी। जहनी दबाव ने बुखार की सूरत इख्तियार कर ली थी। 2-3 दिन यूं ही गुजर गए। अली से कोई राबिता ना हुआ। चंद दिन बाद जब तबीयत कुछ संभली तो मैं दोबारा कॉलेज जाने लगी, मगर अली नजर ना आया। मैं दिल ही दिल में इसके आने का इंतजार करती रही। चाहती थी कि वो आए, माफी मांगे और मैं इसे कहूं कि अब बात को सही रोक दे, अपने घर वालों को भेजकर बाकायदा रिश्ता तय करें, मगर वो जैसे जमीन में समा गया था। आखिर एक दिन मैंने हिम्मत करके अब्बू से पूछ ही लिया, अब्बू, वो अली जो दुकान पर होता था आजकल नजर नहीं आ रहा। अब्बू का चेहरा सख्त हो गया। बोले, मैंने इसे निकाल दिया। इसने दुकान से पैसे चोरी किए, काफी नुकसान पहुंचाया। 1 महीने से ज्यादा हो गया है इसे गए हुए। इनके अल्फाज मेरे कानों में गूंजने लगे। मैं साकित रह गई। मतलब ये कि वो तभी से गायब था। इसने ना सिर्फ अब्बू को धोखा दिया बल्कि मुझे भी बीच रास्ते में छोड़ गया। दिल जैसे टूटकर बिखर गया। खुद से नफरत होने लगी कि मैंने किस पर एतबार कर लिया, किसके लिए अपनी हुदूद पार कर दी थी। अब मेरे सामने से पछतावा था और एक करबनाक एहसास कि मैंने अपनी सादगी की कीमत बहुत महंगी अदा की है। अब मेरे दिल में ये शक पुख्ता होता जा रहा था कि अली वाकई धोखेबाज और बेईमान निकला। जिस शख्स को हमने अपनों की तरह चाहा वही हमें नुकसान देकर चला गया। मैं अभी इसी सदमे से संभल भी ना पाई थी कि अम्मी की तबीयत एक बार फिर अचानक बिगड़ गई। इस बार मामला ज्यादा संगीन था। मेरे तो हाथ पांव सुन हो गए। इन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और 3-4 दिन वही जेरे इलाज रही। डॉक्टरों ने बताया कि जिगर का मसला है और मुकम्मल आराम बेहद ज़रूरी है, मगर बीमारी के साथ ही अम्मी की दिल में एक नई जिद ने जन्म ले लिया। वो बार बार कहने लगी, मैं अपनी बेटी को इसके घर बसा हुआ देखना चाहती हूँ। इरम की शादी जल्दी कर दो, मैं इसे अपने सामने रुखसत करना चाहती हूँ। इनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और जल्दी थी, जिसे वक्त इनके हाथों से फिसल रहा हो। अब्बू ने बहुत समझाया, मगर आखिरकार वो भी अम्मी की ख्वाहिश के आगे झुक गए। मैं खामोश बैठी सब कुछ देख रही थी। यूं लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी का फैसला मेरे बगैर हो रहा हो और मैं महज एक तमाशाई हूँ। किसी में इतनी हिम्मत ना थी कि मेरे दिल की हालत पूछता, और मैं भी इतनी जुर्रत ना कर सकी कि सच बयान कर देती। इसी दौरान मुझे इस हकीकत का एहसास हो चुका था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। यह खबर मेरे लिए बिजली बनकर गिरी थी। मैं पहले ही जहनी अजियत में मुब्तला थी और अब ये बोझ मुझे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। खौफ, निदामत और बेबसी ने मुझे घेर लिया था। कभी दिल चाहता सब कुछ ख़त्म कर दो, खुद को इस करब से आज़ाद कर लो, मगर हर बार कोई अनदेखी ताकत मुझे रोक लेती। शायद तकदीर ने मेरे लिए अभी और इम्तिहान लिख रखे थे। अम्मी की जिद के आगे अब्बू ने ना जाने कहाँ कहाँ राबिते किए और जल्दी ही एक रिश्ता तय कर दिया। आदिल का जिक्र इन्हें यह जानने वाले ने किया था। वो बैंक में मुलाजिम था, माखूल कमाता था और घर में सिर्फ वो और इसकी वालिदा ही थी। अब्बू को ये रिश्ता हर लिहाज से मुनासिब महसूस हुआ। मैंने हिम्मत करके कुछ कहना चाहा भी, मगर अम्मी की नाजुक तबीयत की पेश नज़र किसी ने मेरी बात सुनने की ज़रूरत महसूस न की। सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ कि मुझे संभलने का मौका ही ना मिला। यूं 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरी शादी तय हो गई और मैं दुल्हन बनकर आदिल के घर आ गई। रुखसती के वक्त अम्मी बहुत रोई। इनकी आंखों में बेबसी थी। मैं भी टूट कर रो रही थी। वो जानती थी कि सब कुछ अचानक हुआ है, मगर अपनी बीमारी के बाद शायद वो खुद को मुतमईन करना चाहती थी कि बेटी को अपने घर बसा दिया। मैं खामोशी से तकदीर के फैसले को कबूल करते हुए नए घर की दहलीज पार कर गई। अभी मुझे इस घर में आए चंद घंटे ही हुए थे। मोहल्ले की औरतें मुबारकबाद देने आ रही थी। हर चेहरा मेरे लिए अजनबी था, हर आवाज नहीं। दिल में एक और खौफ भी पल रहा था। मैं उम्मीद से थी, अगर ये राज यहाँ खुल जाता तो ना जाने क्या क़यामत बर्पा होती। मैं मुसलसल इसी अंदेशे में घिरी बैठी थी कि अचानक एक औरत ने हंसते हुए कहा, कल मकसूदा अपनी बहू को परखेगी, फिर बताएगी कि बहू उम्मीद से है या नहीं। इस जुमले ने जैसे मेरे दिल पर वार किया। सांस अटक सी गई। मैंने घबराकर इस औरत की तरफ देखा और फौरन नजरें झुका ली। मुझे यूं लगा जैसे मेरा भेद अभी सबके सामने आश्कार हो जाएगा। खौफ ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैंने बहाना बनाया कि भारी लिबास में घुटन हो रही है और कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। सास मुझे कमरे में ले गई। कमरे में आकर भी मेरा अस्तरब कम ना हुआ। दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं बार बार अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। जहन में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था, अगर सच सामने आ गया तो क्या होगा। मेरी नई जिंदगी की बुनियाद ही बदल जाएगी। मैं इसी बेचैनी में डूबी बैठी थी
जैसे हर लम्हा कोई दरवाज़ा खोलेगा और मेरा राज बेनकाब हो जाएगा। रात को सास मेरे कमरे में आई। हल्की फुल्की बातों में वक़्त का अंदाज़ा ही न रहा और फिर वो मुझे आराम करने का कहकर चली गई। सुबह जब मैं उठी तो दिल में एक हल्की सी घबराहट थी। मैं सास को सलाम करने इनके कमरे में गई। सलाम के बाद वो मुझे गौर से देखती रही, फिर बोली, बैठो, मुझे तुम्हें देखना है। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने परेशान नज़रों से इनकी तरफ देखा। कुछ कहना चाहा मगर आवाज़ साथ ना दी। खामोशी से एक तरफ बढ़ गई। उन्होंने संजीदगी से मुझे परखा, जैसे कोई बात जांच रही हो, मगर फिर खामोश हो गई। ना कोई सवाल, ना कोई तबसरा। मैं समझ ना सकी कि इन्हें कुछ मालूम हुआ या वो जाहिर नहीं करना चाहती। बहरहाल मैं दबे कदमों अपने कमरे में लौट आई। दिल की जो घबराहट रात से चिमटे हुए थी वो वक्ती तौर पर कम हो गई थी। आदिल अभी सो रहे थे और मुझे दोबारा नींद ना आई। इसी रोज़ वलीमा था। तकरीब के बाद मैं अम्मी के घर गई। अम्मी मुझे खुश देखकर मुतमईन हो गई और मैंने भी यही जाहिर किया कि सब कुछ अच्छा है। हकीकत ये थी कि आदिल नरम मिजाज, सादा और ख्याल रखने वाले इंसान थे। इनका रवैया देखकर मुझे अपने माजी पर अफसोस होने लगा कि मैंने क्यों अली पर एतबार किया और अपनी इज्जत को खतरे में डाला। अगले दिन आदिल और मेरे सास मुझे लेने आए और हम वापस घर आ गए। मैं दिल ही दिल में मुतमईन थी कि शायद मेरा राज महफूज है। अगर सास को कुछ मालूम नहीं तो आदिल को भी क्या खबर होगी। मुस्तकबिल के बारे में सोचने की हिम्मत अभी मुझ में ना थी। इस रात आदिल मुझे बाहर खाने पर ले गए। हम खुशगवार मोड़ में वापस आए तो सास जाग रही थी। उन्होंने मुझसे चाय बनाने को कहा। एक लम्हे को अजीब लगा कि नई दुल्हन को फौरन काम में लगा दिया गया है, मगर मैंने खुद को समझाया कि वो बीमार हैं, शायद थकी होंगी। मैंने 3 कप चाय बनाकर पेश की। कुछ देर बातें हुई, फिर आदिल कमरे में सोने चले गए। मैंने बर्तन समेटे और अपने कमरे में आकर लेट गई। अभी आंख लगी ही थी कि यूं महसूस हुआ जैसे कोई मुझे हिला रहा हो। मैं चौंक कर जागी तो देखा सास मेरे सरहाने खड़ी है। वो मुझे उठने का इशारा कर रही थी। दिल में अनजाना सा खौफ जागा। मैं घबराकर इनके पीछे बाहर आई और धीमी आवाज में पूछा, अम्मी क्या बात है, सब खैरियत तो है? मैं घबराकर बोली, अम्मी आप परेशान क्यों हैं? अचानक क्या हो गया जो आपने मुझे उठा लिया? वो आहिस्ता से बोली, मेरी तबीयत कुछ खराब हो रही है बहू, जरा मेरे पास बैठ जाओ। मैं फौरन इनके पास बैठ गई और नरमी से इनके हाथ पांव दबाने लगी। कमरे में खामोशी फैली हुई थी। फिर अचानक उन्होंने मेरी तरफ गहरी नजर से देखा और धीमी आवाज में कहा, बहू मैं जानती हूँ तुम हामिला हो। मुझे 30 साल का तजुर्बा है। औरत का चेहरा और अंदाज देखकर पहचान जाती हूँ। मेरा दिल जैसे सीने में जम सा गया। हाथ रुक गए, सांस अटक गई। वो बोलती रही, मैं ये नहीं पूछूंगी कि ये कैसे हुआ, किसका कसूर है या तुमने क्या किया। मैं तुम्हारी तजलील नहीं करना चाहती, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी, जितनी जल्द हो सके आदिल को सब सच बता दो। अगर इसे किसी और से पता चला तो वो बहुत नाराज होगा, शायद कोई सख्त कदम उठा ले। बेहतर है कि सच तुम्हारी जबान से सुने। इनके अल्फाज मेरे कानों में गूंजने लगे। मैं सर झुकाए बैठी रही, आंखों में आंसू भर आए, मगर आवाज ना निकली। शर्मिंदगी, खौफ और पछतावा सब मिलकर मुझे तोड़ रहे थे। कमरे की फिजा बोझल हो गई थी। कुछ देर बाद सास ने गहरा सांस लिया और बोली, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं बहू, मैं सिर्फ अपने बेटे को टूटते नहीं देख सकती। सोच समझकर फैसला करना। सच कड़वा होता है, मगर कभी कभी वही सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। मैं खामोशी से उठकर अपने कमरे में आ गई। आदिल गहरी नींद सो रहे थे। मैं इनके चेहरे को देखती रही। इनकी सादगी और भरोसा याद आकर मेरा दिल मजीद बोझल हो गया। अब मेरे सामने सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो सच कहकर सब कुछ दांव पर लगा दूं, या खामोश रहकर हर लम्हा इस खौफ के साथ जीते रहूं कि राज कब बेनकाब होगा। इस रात मेरी आंखों से नींद कौन सो दूर रही। सास ने नजरें चुरा ली और मैं खामोशी से वापस अपने कमरे में आ गई। दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, मैं खुद को बेकसूर कैसे साबित करूं? यह मानना तो पड़ेगा कि मुझसे लग्जिश हुई। जज्बात ने अकल पर पर्दा डाल दिया था। अगर सास को अंदाजा हो चुका है तो आदिल से कब तक छुपेगा? इनका रद्दे अमल का ख्याल आते ही बदन में सनसनी दौड़ जाती थी। पूरी रात इसी कश्मकश में कट गई। सुबह आदिल बेदार हुए तो मुझे यूं खामोश बैठा देखकर परेशान हो गए। पूछने लगे, सब ठीक है ना? तुम ठीक तो हो? इनकी फिक्र भरी आवाज सुनकर मेरे जब्त का बंधन टूट गया। आंसू बेख्तियार बहने लगे। ना जाने कहां से हिम्मत आई और मैंने रोते रोते सारी हकीकत बयान कर दी। आखिर में लरजती आवाज में कहा, मेरी गलती बहुत बड़ी है, मगर मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। जज्बात में बहक गई थी।
अगर आप माफ कर दें तो शायद मैं खुद को संभाल सकूंगी, वरना जो फैसला आप करेंगे मुझे कबूल होगा। ये कहकर मैंने इनके सर पर हाथ रख दिया, जैसे अपनी किस्मत इनके हवाले कर रही हूँ। आदिल एक लफ्ज बोले बगैर उठे और कमरे से बाहर चले गए। इनकी खामोशी चीख से ज्यादा तकलीफदा थी। दरवाजा बंद होने की आवाज के साथ ही मेरा हौसला भी टूट गया। मैं जानती थी कि इनका फैसला क्या होगा। चुपचाप अपना सामान समेटा, बैग में रखा और बाहर आ गई। आदिल ने मेरे हाथ में बैग देखा मगर कुछ न कहा। इनकी खामोश रजा ही मेरे लिए जवाब थी। मैं सीधी अम्मी के घर चली आई। अम्मी ने मुझे अकेले बैग के साथ देखा तो सब समझ गई। उस वक्त उन्होंने कुछ न पूछा। थोड़ी देर बाद मेरे कमरे में आई और धीरे से बोली, मुझे मालूम है तुम क्यों आई हो। मैं पहले दिन से सब जानती थी। माँ अपनी बेटी की हर तब्दीली महसूस कर लेती है, इसलिए मैंने तुम्हारी शादी में जल्दी कर दी थी कि शायद वक्त संभल जाए, मगर शायद हम देर कर चुके थे। मैं हैरत से इन्हें देखती रह गई। आपको मालूम था अम्मी? उन्होंने थके हुए लहजे में कहा। हाँ, मैंने तुम्हारी डॉक्टर की रिपोर्ट देख ली थी। इसी दिन समझ गई थी कि मेरी तबीयत भी इसी सदमे से बिगड़ी थी। फिर मैंने तुम्हारे अब्बा से कहा कि जल्दी रिश्ता तय करें। मैं चाहती थी तुम्हारी इज्जत बच जाए। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। मैं निदामत से सर झुकाए बैठी थी। अम्मी ने कुछ तौक़ुफ़ के बाद आहिस्ता से कहा, मैं ये नहीं पूछूंगी कि कौन जिम्मेदार है या तुमसे क्या गलती हुई। अब सवाल यह है कि आगे क्या करना है। जिंदगी एक लफ्ज़ पर ख़त्म नहीं होती, मगर सच का बोझ उठाना पड़ता है। हमें मिलकर सोचना होगा कि इस बच्चे और तुम्हारी मुस्तकबिल का क्या फैसला करना है। इनके लहजे में नाराज़ी कम, थकन ज्यादा थी और मैं खुद को अपनी ही नज़रों में मजरूम महसूस कर रही थी, जैसे हर दरवाज़ा मेरे लिए बंद हो चुका हो और अब मुझे अपनी ही गलतियों के साये में जीना हो। अम्मी ने भारी दिल के साथ कहा, गलती तुमसे हुई है, मगर मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम मेरा फख्र थी, मेरा सहारा थी। मैं तुम पर नाज करती थी। आज तुमने मेरा मान तोड़ दिया है। इनके लरसते हुए अल्फाज मेरे दिल में तीर की तरह उतर गई। वो मजीद कुछ कहे बगैर कमरे से बाहर चली गई और मैं वही बैठे बैठे टूट गई। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हर तरफ नुकसान ही नुकसान है। अली की बेवफाई ने मुझे इस मुकाम पर ला खड़ा किया था कि मैं खुद अपनी नजरों में भी गिर चुकी थी। दिल से इसके लिए बदुआएं निकल रही थी कि इसने मेरा एतमाद और मेरी सादगी को यूं रोन डाला। मेरी जिंदगी मुझे बेमानी सी लगने लगी। ख्याल आता कि ऐसी रुसवाई के साथ जीना भी कोई जीना है। दिल चाहता सब कुछ खत्म हो जाए, मैं खुद भी। अभी तो ये राज चंद लोगों तक महदूद है, मगर अगर दुनिया को खबर हो गई तो क्या होगा? लोग उंगलियां उठाएंगे, ताने देंगे, सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। मैं रोते रोते निढाल हो गई, आंखें सूज गई, सर भारी हो गया, मगर दिल का बोझ कम ना हुआ। अम्मी दोबारा मेरे पास ना आई। शायद वो खुद भी इस सदमे में थी और मुझ में भी इतनी हिम्मत ही ना थी कि कमरे से निकलकर इनका सामना कर सकूं। कमरे की खामोशी मुझे काटने लगी थी। दीवारें जैसे मेरे गुनाह की गवाह बनकर खड़ी थी। मैं अपने ही ख्यालों में घिरी बैठी थी। पछतावा, खौफ और बेबसी एक साथ मेरे वजूद को जकड़े हुए थे। मैं पूरा दिन कमरे में बंद रही। न बाहर जाने की हिम्मत हुई, न किसी का सामना करने की ताकत। दिल के किसी कोने में अनजाने तौर पर आदिल का इंतजार था। मुझे यकीन था वो आएंगे, शायद मुझे संभालने, शायद फैसला सुनाने। मगर पहला दिन गुजर गया, फिर दूसरा भी, और वो ना आए। हर गुजरते लम्हे के साथ उम्मीद मध्यम पड़ती जा रही थी। तीसरे दिन दरवाजे पर आहट हुई। पता चला आदिल आए हैं। इन्हें देखते ही जैसे मेरे अंदर बुझती हुई सांसों को जिंदगी मिल गई। वो पहले अम्मी के साथ बैठकर कुछ देर बातें करते रहे, फिर मेरे कमरे में आ गए। वो बिस्तर के किनारे थके हुए अंदाज में बैठ गए। चेहरे पर संजीदगी थी मगर सख्ती नहीं। मुझे देखकर धीरे से पूछा, कैसी हो? मैं जब्त ना कर सकी, बोली, मैं ठीक नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको धोखा दिया, अपने वालिदैन को धोखा दिया। एक वक्ती जज्बे के पीछे मैंने सब कुछ धोखा दिया। मुझे जीने का कोई हक नहीं, मुझे तो मर जाना चाहिए। ये कहते हुए मैंने चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया और ज़ारो खता रोने लगी। आदिल ने गहरा सांस लिया और नरम लहजे में कहा, मैं जानता हूँ तुमसे गलती हुई है, और वो भी इंसानी कमजोरी के बास। मैं तुम्हें बस इतना कसूरवार समझता हूँ कि तुम्हें अपनी इज्जत की हिफाजत खुद करनी चाहिए थी। किसी की बातों में आकर खुद को इस मुकाम तक नहीं लाना चाहिए था। मगर अब जो हो चुका है इसे बदला नहीं जा सकता। मैंने आंसुओं के बीच इनकी तरफ देखा। वो कह रहे थे, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और अगर मोहब्बत सच्ची हो तो वो सिर्फ आसान दिनों में साथ नहीं देती, मुश्किल वक्त में भी निभाती है। इसलिए मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूँ।
मैं जानता हूँ तुम मेरे घर चलो, मेरी बीवी बनकर, इज्जत के साथ। मुझे यकीन ना आया। मैंने हैरत और बेयकीनी से इनकी तरफ देखा। शायद मेरे चेहरे पर लिखा हुआ सवाल वो पढ़ चुके थे। वो हल्का सा मुस्कुराए और बोले, हाँ मैं संजीदा हूँ, मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, माजी को दफन करके नई शुरुआत करना चाहता हूँ। इनके अल्फाज मेरे लिए किसी मौजिज़े से कम ना थे। जिस अंजाम से मैं डर रही थी, वहाँ मुझे सज़ा के बजाय कबूलियत मिल रही थी। इस लम्हे मुझे महसूस हुआ कि शायद ज़िंदगी ये गलती पर ख़त्म नहीं होती। अगर कोई दिल से थामने वाला मिल जाए तो टूटा हुआ वजूद भी संभल सकता है। उठो और चलो मेरे साथ, अम्मी भी इंतज़ार कर रही हैं। आदिल ने नरमी से मेरा हाथ थामा और मुझे सहारा देकर खड़ा किया। मैंने जल्दी जल्दी अपने कपड़े समेटे, बैग संभाला और इनके साथ कमरे से बाहर आ गई। अम्मी को मुख्तसर सा बताकर इनकी दुआएं लेकर मैं आदिल के साथ वापस रवाना हो गई। अम्मी ने हमें न आंखों मगर मुतमईन दिल के साथ रुखसत किया। आदिल के घर पहुंचकर जिंदगी जैसे दोबारा मामूल की डगर पर आ गई। बिज़ाहिर सब कुछ पहले जैसा था, मगर मेरे अंदर एक मुस्तकिल कशमकश चलती रही। जब भी यह ख्याल आता कि मैंने आदिल और अपने घर वालों का एतमाद तोड़ा है और एक ऐसे बच्चे को जन्म देने वाली हूँ जिसकी हकीकत सिर्फ हम चंद लोगों को मालूम है, तो दिल में शदीद निदामत उभर आती, खुद से नफरत सी होने लगती। लेकिन फिर यही सोच सहारा बन जाती कि आदिल ने इस बच्चे को कबूल कर लिया है। उन्होंने मुझे ठुकराने के बजाय अपना लिया। इनकी यही वसीयत दिल मुझे संभाल लेती और मैं अपने आप को हौसला देती कि शायद यही मेरी तलाफी का रास्ता है। चंद ही दिन बाकी थे विलादत के। सास ने पूरे मोहल्ले में यह बात मशहूर कर दी थी कि मेरी सेहत बहुत कमजोर है, इसलिए मुमकिन है बच्चा वक्त से पहले पैदा हो जाएगा। लोगों ने इनकी बात पर आसानी से यकीन कर लिया क्योंकि वो तजुर्बाकार और समझदार खातून मानी जाती थी। इनकी उम्र और तजुर्बे की वजह से कोई शक की गुंजाइश ही न रही। यूं ही एक झूठ ने सच को ढांप लिया और मैं खामोशी से इस मरहले का इंतजार करने लगी जहां मेरी जिंदगी एक नए मोड़ पर आने वाली थी। शदीद दर्द की लहरों को सहते, हर सांस के साथ हिम्मत जमा करते हुए आखिरकार मैंने ये खूबसूरत और तंदुरुस्त बच्चे को जन्म दिया। जब आदिल ने नन्हे से वजूद को अपनी बाहों में उठाया और इसके कान में आजान दी तो मेरे लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। दवाओं के असर से पलकें बोझल थी, जिस्म निढाल था, इसलिए मैं दोबारा नीम बेहोशी में डूब गई। कुछ देर बाद जब आंख खोली तो देखा आदिल के पास कोई बैठा बातें कर रहा था। इसकी पृष्ठ मेरी तरफ थी। मैंने गर्दन उठाकर इसे देखने की कोशिश की और अगले ही लम्हे यूं लगा जैसे जमीन मेरे कदमों तले से खिसक गई हो। वो अली था। मेरी सांस रुक सी गई। बेयकीनी से इसका नाम लबों पर आया। अली, तुम यहाँ क्यों आए हो? फिर दिल में दबी सारी तलखी एक साथ बाहर आ गई। धोखेबाज इंसान। आदिल हैरत से कभी मुझे देखते, कभी इसे, मगर अली नजरें उठाने की हिम्मत ना कर सका। मैंने लरजती मगर बुलंद आवाज में कहा, यही है वो शख्स जिसने मेरी तन्हाई का फायदा उठाया और ये बच्चा। मेरी आवाज भरा गई, ये इसी का खून है। ये सुनकर अली ने चौंक कर सर उठाया। पहले मुझे देखा, फिर बेयकीनी से नौमौलूद की तरफ। मैंने करब से कहा, यकीन नहीं आ रहा। खुद सोचो तुम मुझे किस हाल में छोड़कर गए थे। मैंने कितनी मुश्किलों से खुद को संभाला है, कितनी नजरें बर्दाश्त की हैं। अगर आदिल मेरा साथ ना देते तो शायद मैं कहीं की ना रहती। तुमने तो बदनामी के सिवा कुछ नहीं दिया। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अली के चेहरे पर शर्मिंदगी और घबराहट साफ थी, मगर शायद इसे अंदाजा ही ना था कि एक दिन इसे अपने किए का सामना भी करना पड़ेगा। वो खामोशी से उठा और बिना कुछ कहे बाहर चला गया। आदिल ने चंद लम्हे दरवाजे की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से मेरे पास आकर बैठ गए। नरम मगर पुर अज़म लहजे में बोले, बस करो, आज के बाद इस बात का जिक्र कभी नहीं होगा। और याद रखो, ये बच्चा किसी और का नहीं, मेरा बेटा है, तुम्हारा बेटा है, हमारा बच्चा है। मैंने हैरत और तशक्कुर से इनकी तरफ देखा। वो बोलते रहे, हम आज से नई जिंदगी शुरू करेंगे। माजी को यही दफन कर दो। अब सिर्फ हमारा आज और हमारा कल अहम है। वादा करो कि तुम भी इस नए आगाज को कबूल करोगी। उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया। मैंने अपने कांपते हुए हाथ इनके हाथ पर रख दिए। आंखें बंद की तो दिल में पहली बार मुकम्मल सुकून उतरा। मुझे यकीन हो गया था कि अगर साथ देने वाला सच्चा हो तो बिखरी हुई जिंदगी भी दोबारा संवर सकती है। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह।